वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत कोलाइडल स्टेट को पढ़ रहे थे। कोलाइडल स्टेट में हम लोगों ने अपने जस्ट पिछले वीडियो में पायस के बारे में, इमल्शन के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि इमल्शन या पायस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दूध किस तरह का पायस है, मक्खन किस तरह का पायस है, पायसी कारक क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। जिन भी बच्चों को वो वीडियो नहीं देखा हो वो बच्चे जस्ट पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो है, जो आज का वीडियो है, ये पायस पर ही रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आपका पायस का जो व्यू है, पायस के क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो चेंज होने वाला है। इसलिए इमल्शन या पायस क्या होते हैं उसके लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि पायसों के गुण क्या होते हैं। पायसों के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शन क्या होती है। देखो, पायसों के बहुत सारे गुण हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं। इनको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ऐसा लिखा हुआ तो आपको बुक में मिल जाएगा, बट इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट को समझिएगा, बाद में लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि बहुत से पायसों में परिक्षिप्त बूंद का आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। इन बूंदों पर याद रखिएगा कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। इन बूंदों पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश होता है। और इनको वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित किया जा सकता है। ये टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनी गति को प्रदर्शित करते हैं। देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको अच्छे से आता है। हमने आपको बताया था कि दो अमिश्रणीय द्रवों को मिश्रित करने पर जो बनता है उसे बोलते हैं पायस। दो द्रवों को बताया था ना। तो यहाँ पर भी देखो, बहुत से पायस, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 100%, बहुत से पायस मतलब मोर देन 90% इमल्शन होते हैं। बहुत से पायसों में परिक्षिप्त बूंद मतलब एक द्रव, परिक्षिप्त बूंद का मतलब एक द्रव जो कम मात्रा में लिया है उसको क्या बोला है, प्रावस्था। परिक्षिप्त बूंद या प्रावस्था का जो आकार होता है वो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। भाई, एक कण मतलब जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो कोलाइडी कण बनाती है और परिक्षेपण माध्यम पूरा का पूरा माध्यम बनाता है, विलायक टाइप का बनाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे इमल्शन में जो परिक्षिप्त बूंद होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, उसका आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। भाई, जब कोलाइडी विलयन बन रहा है, कोलाइडी निकाय बन रहा है और जिसको हम पायस कर रहे हैं, तो नो डाउट जो कणों का आकार होगा वो कोलाइडी के आकार का तो हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर सीखने वाली बात है कि बहुत सारे इमल्शंस ऐसे होते हैं, पायस ऐसे होते हैं जिनमें जो कोलाइडी कण होते हैं या जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो सामान्य तौर पर जो पायस होते हैं उनमें कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है। तो जनरली नेगेटिव होता है, कुछ एक अपवाद स्वरूप पॉजिटिव हो तो अलग बात है। उसके बाद यहाँ पर आगे वाली बात है कि बताओ, जब कोलाइडी कणों पर आवेश है इसलिए वो कोलाइडी विलयन स्थायी है, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है। अगर हम उसमें विद्युत अपघट्य मिला दें तो जो कोलाइडी कणों पर जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त हो जाएगा तो कोलाइडी कण क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ा कण बना लेंगे, नीचे बैठ जाएगा, मतलब स्कंदित हो जाएगा। तो उसी के आगे लिखा हुआ है ऋणावेश होता है। इनको विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित कर सकते हैं। अब आप बताओ, कोलाइडी विलयन कौन कौन से प्रभाव दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं और ब्राउनी गति भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो कोलाइडी पायस होते हैं वो भी टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। ये इसका पहला गुण है, इसको आप याद कर लेंगे, याद हो भी गया होगा आपको। ठीक है, दूसरे गुण पर आते हैं। इनको
परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा के द्वारा तनु कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ आप ध्यान से समझोगे तो कर ले जाओगे। देखो आपको हमने बताया था कि जो पायस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। बताया था कौन कौन से टाइप के होते हैं, O/W, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल थोड़ा सा है, वाटर ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जलीय पायस। इसको क्या बोलते हैं, जलीय पायस बोलते ना। तो आप खुद से बताओ, जलीय पायस इसका मतलब हुआ कि इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, कोई दूसरा लिक्विड है ना। इसका एक उदाहरण क्या है, दूध। आप बताओ दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, तो आप बोलते हो जलीय वसा। जो वसा है, लिक्विड फैट है, वो है परिक्षिप्त प्रावस्था, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, तो आप बोलोगे जल। तो आप बताओ हमारे पास दूध है, अगर हम उस दूध में परिक्षेपण माध्यम मिला दें, आप बताओ परिक्षेपण माध्यम क्या है दूध का, जल। तो अगर हम परिक्षेपण माध्यम मिला दें तो वो उसमें मिल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पायस होते हैं उन पायसों में जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसको यदि मिलाया जाए, अलग से मिलाया जाए, तो वो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, इनको परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा के द्वारा तनु करने पर, मतलब जैसे दूध में पानी मिला रहे हैं तो परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा तक, दूध में ढेर सारा पानी मिला लो आप तो मिलता चला जाएगा, किसी भी मात्रा के द्वारा तनु करने पर तनु कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इनको मतलब पायसों को परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा के द्वारा तनु कर सकते हैं, परिक्षेपण माध्यम की। और यदि हम सोचें कि उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था मिला दें, जैसे दूध है तो दूध में परिक्षेपण माध्यम क्या था, जल, तो जल तो मिला सकते हैं कितना भी। मगर हम सोचें कि परिक्षिप्त प्रावस्था मिला दें, मतलब फैट, लिक्विड फैट मिला दें, मान लो तेल मिला दें, तो आप दूध में तेल मिला करके देख लीजिए तो वो मिलता नहीं है। दूध में भी तेल तो क्या रहेगा, तैरता हुआ रहेगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि यदि इसमें परिक्षिप्त द्रव या परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाएं तो ये पृथक परत बना लेते हैं। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि देखो पायस है, ठीक है, ये एक प्रकार का कोलाइड है। और आप सभी लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है स्कंदन। स्कंदन में आपको क्या बताया था, विद्युत अपघट्य मिलाएं तो कोलाइडी कणों पर आवेश समाप्त हो जाता है, कोलाइडी कण निरावेशित होकर बड़ा कण बना लेते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्कंदन। स्कंदन के लिए विद्युत अपघट्य के द्वारा तो स्कंदन कर ही सकते हैं, गर्म करके, ठंडा करके, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं ना। वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे कि गर्म करने पर एवं ठंडा करने पर एवं विद्युत अपघट्य का आधिक्य मिलाने पर भी इनको अपने अवयवों में पृथक हो जाते हैं, मतलब इनका स्कंदन हो जाता है। सीधा सीधा सा मतलब है कि गर्म करने पर, ज़्यादा ठंडा करने पर या विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर ये अपने अवयवों में अलग हो जाते हैं, ठीक है। आप खुद से देखो, आप दूध से पनीर बनाते हो तो आप क्या करते हो, कुछ एक उसमें नींबू का रस डालते हो, फिर दूध फट जाता है, आप देखो उसका पानी पानी अलग हो जाता है, कंटेंट अलग हो जाता है। तो कुछ उस तरह से सोचो आप, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल इन वाटर प्रकार के पायस से वाटर इन ऑयल प्रकार के पायस को प्राप्त करना प्रावस्था प्रतिलोम या फेज इन्वर्जन कहलाता है। देखो आपको जानने वाला शब्द कौन सा है, फेज इन्वर्जन क्या होता है, प्रावस्था प्रतिलोम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रावस्था प्रतिलोम क्या होता है, आपसे एक नंबर में पूछा जाता है प्रावस्था प्रतिलोम क्या होता है। तो आप कहोगे ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इसका उदाहरण बताओ। ऑयल इन वाटर इसका उदाहरण है दूध, और वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, मक्खन। तो दूध से मक्खन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो दूध ऑयल इन वाटर का उदाहरण है और मक्खन वाटर इन ऑयल टाइप के पायस का उदाहरण है। तो अगर हम ऑयल इन वाटर वाले पायस को वाटर इन ऑयल टाइप के पायस में बदल देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रावस्था प्रतिलोम, या जिसको हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। यही लिखा हुआ है पॉइंट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी पायस को तोड़कर उनके दोनों अवयवों की सतह को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विपायसीकरण, ठीक है। अभी मैंने बताया कि दूध
का जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो अलग कर ले रहे हैं, जल को अलग कर रहे हैं। अब देखो पनीर वगैरह बनाना घर में आप लोगों ने देखा होगा, तो दूध का कंटेंट अलग और पानी अलग, मतलब प्रावस्था अलग और माध्यम अलग, इनको अलग अलग कर दें। देखो बनाना तो होता है पायसीकरण, मतलब दो द्रवों को मिलाकर बनाने की घटना कहलाती है पायसीकरण, और बने बनाए पायस से दोनों घटकों को अलग कर देना, इसको हमको बोलते हैं विपायसीकरण। तो ये भी एक नंबर में पूछ सकता है कि विपायसीकरण क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, किसी पायस को तोड़कर उनके दोनों अवयवों की सतहों को पृथक करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विपायसीकरण कहते हैं। विपायसीकरण गर्म करके भी हो सकता है, ठंडा करके भी हो सकता है, जमा करके भी हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अपकेंद्रण के द्वारा भी हो सकता है। आप खुद देखो, दूध से आप मक्खन को अलग कर लेते हो, या कहो तो क्रीम को अलग कर लेते हो। तो दूध को आप क्रीम से अलग कर लेते हो, कैसे करते हो, दूध को तेज़ी से घुमाते हो तो जो हल्का वाला पोर्शन है वो ऊपर उठ के आ जाता है। तो दूध से क्रीम को अलग करना, इसके लिए जो हम प्रक्रिया लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, अपकेंद्रण की प्रक्रिया लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पानी पोर्शन है वो अलग हो जाता है, और जो क्रीम वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विपायसीकरण। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों अवयवों की सतह को पृथक करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विपायसीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया गर्म करके, जमाने पर, उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर और सेंट्रीफ्यूज करके की जा सकती है। सेंट्रीफ्यूज मतलब अपकेंद्रण करके की जा सकती है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 2 पॉइंट हैं, बहुत सिंपल पॉइंट हैं, आप खुद से देख लो। आपको पता है कि जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक, शुद्ध जल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो जल होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है, अशुद्ध जल। तो यहाँ पर जो हमारा जलीय पायस है, आपको बताओ उसमें जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो जो जलीय पायस होते हैं, मतलब ऑयल इन वाटर टाइप के पायस होते हैं, O/W प्रकार के जो पायस होते हैं, जिसको हम जलीय पायस कहते हैं, वो विद्युत के क्या होते हैं, बेहतर सुचालक होते हैं। और जो W/O टाइप के पायस हैं, वाटर इन ऑयल टाइप के पायस हैं, तैलीय पायस हैं, तो उनकी जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये चीज़ लिखी हुई है कि जलीय पायस अधिक चालकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि तैलीय पायस कम चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट है कि जो तैलीय पायस हैं, आप खुद से देखो, दूध है और मक्खन है, कौन सा गाढ़ा होता है, तो आप कहोगे मक्खन गाढ़ा है, दूध पतला है, मतलब दूध की श्यानता कम है, मक्खन की श्यानता ज़्यादा है। तो वही लिखा हुआ है कि तैलीय पायस मतलब मक्खन की श्यानता अधिक होती है, जबकि जलीय पायस मतलब दूध की श्यानता क्या होती है, कम होती है। उदाहरण से आप रिलेट करोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं हमारे पायसों के गुण। क्लियर हो गया होगा। तो आपसे विकल्प बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बोर्ड के क्वेश्चन तो मैंने इसके पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि पायस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है, और इनमें से 4 पॉइंट छोटा छोटा ब्रीफ करके बना देंगे, और फिर पूछेंगे कौन सा तथ्य गलत है। तो अगर आप अधूरी नॉलेज रखते हो तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। ये कहलाते हैं पायस के गुण। अब हम पायस के गुणों के बाद आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि पायस की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि हम पायस की पहचान कैसे करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पायस की पहचान कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पायस हमारे पास ले दे करके 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, W/O प्रकार का पायस है और O/W प्रकार का पायस है, मतलब ऑयल एंड वाटर टाइप का पायस है। पायस की पहचान देखो, पायस की पहचान कैसे करेंगे, मतलब हमारे पास ऑयल एंड वाटर टाइप का पायस है और दूसरा वाटर एंड ऑयल टाइप का पायस है। इसको हम क्या बोलते हैं, जलीय पायस, और इसको बोलते हैं तैलीय पायस। अब हमें 2 पायस दे दिए, हमसे पूछा गया कि बताओ कौन सा जलीय पायस है, कौन सा तैलीय पायस है। तो इसको चेक करने के हमारे पास कुल 3 तरीके होते हैं। ठीक है, इनको चेक करने के कुल 3 तरीके होते हैं। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं सूचक विधि, या जिसको बोलते हैं इंडिकेटर प्रोसेस। ठीक है, इंडिकेटर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सूचक का इस्तेमाल करते हैं, और सूचक जो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर उसका नाम होता है सूडान 3।
सूडान 3, और एक दूसरा सूचक होता है इसका नाम होता है फ्यूशीन। फ्यूशीन, ये दो सूचक हैं। कौन कौन से दो सूचक हैं? सूडान 3 और फ्यूशीन। देखो हम लोग करते क्या है, देखो ये जो सूचक हैं इनकी विशेषता होती है कि ये तेल में घुलते हैं, ऑयल में घुल जाते हैं। तो आप हमारे पास दो उदाहरण हैं, एक है हमारे पास जलीय पायस, उसमें जल ज़्यादा है और तेल कम है, ठीक है। तो अगर हम उस जलीय पायस में इसको मिलाएंगे तो इसको घुलने के लिए क्या चाहिए? तेल। तेल चूँकि कम है, इसलिए ये जो इंडिकेटर है ये जलीय पायस में घुलता नहीं है या बहुत कम घुलता है, तो एक लाइट कलर प्रोड्यूस करेगा, हल्का सा रंग परिवर्तन होगा, हल्का रंग परिवर्तन। तो जलीय पायस में इन सूचकों को डालने पर, सूडान 3 को डालने पर, फ्यूशीन को डालने पर, चूँकि उसमें तेल की मात्रा कम होती है और ये जो सूचक हैं ये तेल में घुलनशील होने के बाद डार्क कलर प्रोड्यूस करते हैं। चूँकि जलीय पायसों में तेल की मात्रा कम होती है इसलिए ये कम घुलनशील होते हैं। फाइनली रिजल्ट ये होता है कि कलर चेंज या तो होता नहीं, और अगर होता है तो बहुत हल्का सा लाइट कलर चेंज होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये हमारे क्या होते हैं? जलीय पायस हैं। और थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर हम इन सूचकों को हम कहाँ डाल दें, इन सूचकों को हम डाल दें तेलीय पायस में। तेलीय पायस में जैसे ही हम इसको डालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है, ये सूचक फटाफट उस तेल में घुल जाते हैं और अपना कलर चेंज कर लेते हैं और डार्क कलर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सूचकों का उपयोग करके अगर लाइट कलर प्रोड्यूस होता है या तो रंग परिवर्तित नहीं होता है तो वो कहलाते हैं जलीय पायस, और यदि वो रंग परिवर्तित करके गहरे कलर में बदल जाते हैं तो वो कहलाते हैं तेलीय पायस। तो इस तरह से हम जलीय पायस और तेलीय पायस में सूचकों के माध्यम से विभेद कर सकते हैं, और ये हमारी होती है फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सूचक विधि। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि का नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं तनुता विधि। देखो तनुता विधि इस पर आधारित है, ये आखिरी वाला पॉइंट देखो, आपने क्या लिखा है कि जो तेलीय पायस हैं वो गाढ़े होते हैं, ठीक है। आप बताओ तेलीय पायस क्या है? तेलीय पायस का मतलब है प्रावस्था है जल और माध्यम क्या है? तेल। तेल का मतलब फैट से है, ठीक है, वसा से है। अब आप बताओ तेलीय पायस में ज़्यादा मात्रा में क्या है? तो आप बोलोगे तेल, या कहें तो वसा, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि दो कांच की स्ट्रिप ले रहे हैं और एक कांच की स्ट्रिप पर हम रख रहे हैं तेलीय पायस को और एक कांच की स्ट्रिप पर रख रहे हैं जलीय पायस को। क्लियर? दो कांच की हमने स्ट्रिप ली, एक पर हमने रखा तेलीय पायस को और एक पर हमने रखा जलीय पायस को। अब जहां हमने जलीय पायस को रखा है, अगर हम एक बूंद जल की मिलाकर के थोड़ा सा शेक करें तो हम देखेंगे जल उसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो जलीय पायस है, जल मिलाने पर तो वो मिक्सअप हो जाता है। आपको पता है अभी भी हमने ये पॉइंट लिखाया था कि इसके ऊपर वाले पॉइंट पे था कि हम जलीय पायस में जल मिलाकर किसी भी हद तक तनु कर सकते हैं, तेलीय पायस में तेल मिलाकर के किसी भी हद तक तनु कर सकते हैं। तो कुछ वैसा ही हमने यहाँ किया, एक स्ट्रिप ली जिस पर जलीय पायस लिया, उस पर हमने एक बूंद जल की मिलाई, मिक्स किया, पता चला वो मिक्स हो गया तो हम कहेंगे जलीय पायस है। अगर मान लो उसी जलीय पायस में मैं एक बूंद तेल की मिलाते हो फिर मिक्स करते तो वो मिक्स नहीं होती, क्योंकि वो जलीय पायस था, उसमें जल मिला करके तो तनु किया जा सकता है मगर तेल मिला करके उसको तनु नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जल मिला करके यदि किसी पायस को तनु किया जा सके तो वो जलीय पायस होता है, जलीय पायस तेल मिला करके तनु नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा जलीय पायस है और कौन सा तेलीय पायस है। इसके अपोजिट अगर हम तेलीय पायस लें तो अगर हम जल मिलाएंगे तो वो तनु नहीं होगा, मगर तेल मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। तो इस तरह से तनुता विधि का उपयोग करके भी हम पायसों का पता लगा सकते हैं कि कौन सा पायस किस कैटेगरी का होता है। तो ये कहलाती है हमारी सेकंड प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं तनुता विधि। इसके बाद तीसरी होती है चालकता विधि। चालकता विधि, चालकता विधि में ये वाले पॉइंट का इस्तेमाल चलना है, सेकंड लास्ट का।
जो जलीय पायस होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। जो तेलीय पायस होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो अगर हमको 2 पायस दिए गए, हमने फटाफट उसकी कंडक्टिविटी चेक कर ली, चालकता को नाप लिया। चालकता को कैसे नापते हैं ये पूरा का पूरा लेसन हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आप सीख जाओगे कि चालकता का मापन कैसे किया जाता है। खैर, चालकता को हम माप लेते हैं। अगर जिस पायस की चालकता ज़्यादा आती है हम कहते हैं कि ये जलीय पायस है, और जिसकी चालकता, जिस पायस की चालकता जो है वो कम प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा तेलीय पायस होता है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो, ध्यान से समझना, पायस के 2 पार्ट हो गए। एक्चुअली मुझे ये पिछले वाले पार्ट में ही कवर कर देना चाहिए था, बट टाइम शॉर्ट था, इसलिए मुझे सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाने पड़ गए। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट इसके बाद पिछला वाला वीडियो और इस वाले वीडियो को ज्वाइंट करके देख लीजिएगा, एक साथ देखिएगा इसको। अगर आप पिछला देख चुके हो तो भी देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप दोनों वीडियो को देख करके मर्ज कर लोगे, कंटेंट को अपना समझ लोगे, तब आप किताब पढ़िएगा, तब आप क्वेश्चन करिएगा, तो आपको पायस के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सब होने लगेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है जेल, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, या फिर उस टॉपिक को हम ब्रेक कर देते हैं। एक जेल वाला टॉपिक हम थोड़ा सा बाद में लेंगे। उससे पहले हम आपको सिखाएंगे कि कोलाइडों के एप्लीकेशन क्या हैं, कोलाइडों के अनुप्रयोग क्या हैं। तो जो कोलाइडों के अनुप्रयोग क्या होते हैं उनको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको मिस मत करिएगा। कोलाइडों के अनुप्रयोग, उसमें 4 छोटे छोटे अनुप्रयोग, हम लोगों को 5 अनुप्रयोग पढ़ने हैं, और वो एक एक अनुप्रयोग 2-2 नंबर में पूछा जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि नदियाँ डेल्टे का निर्माण कैसे करती हैं, पानी को शुद्ध करने में फिटकरी का क्या रोल होता है। ये वो क्वेश्चन है जो हम कोलाइडों के अनुप्रयोगों में आपको सिखाने वाले हैं। कोलाइडों के अनुप्रयोग हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसको किसी भी लेवल पर मिस मत करिएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, जिससे उनको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तुरंत उसको देख करके पढ़ सको। पढ़ने के बाद किताब ज़रूर पढ़ा करें, एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व किया करें। इससे आपका कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया डेवलप हो जाएगा, और आप 12th में तो अच्छे नंबर लाओगे ही लाओगे। देखो, वो तो अपने आप आएंगे नंबर, मगर जहाँ बात होती है कि 12th में नंबर तो ले आए 95% और पता चला सिलेक्ट नहीं हुए किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो फिर ऐसी स्थिति में जो आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सांप की तरह डसते हैं। वो आपसे कहते हैं यही है वो घूम रहा है, 95% लाया था इंटर में, सिलेक्ट कहीं पे नहीं हुआ। इसलिए आपकी पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है वो केवल नंबर लाने वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी पढ़ने की ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पढ़ो भी और कोई कंपटीशन निकालो भी। अब कंपटीशन कौन सा होगा, आप क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, इसको सोच के रखिएगा। मैं किसी दिन आपका करियर काउंसलिंग करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच।